देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। जीसीसी क्लब में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नैदानिक स्थापना अधिनियम और हॉस्पिकॉन 2023 पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अस्पतालों द्वारा अपने दैनिक व्यवहार में सामना किए जाने वाले मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल और आईएमए के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन, कोषाध्यक्ष व आयोजक राजीव अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक द्विवेदी उपस्थित रहे। जीसीसी क्लब के टोपाज बैंकेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी शरद अग्रवाल से। नमस्कार दर्शक, मैं ओम प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हो भाईंदर सत्ता न्यूज़। आज यहाँ जीसीसी क्लब के यहाँ पे आईएमए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं शरद अग्रवाल जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है, कि किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। देखिए, आज ये यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारी 2 दिन कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही है उस पर चर्चा करेंगे आज के दिन, और कल हम चर्चा करेंगे जो भी अस्पतालों के इश्यूज़ होते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से अच्छा इलाज दिया जा सके। आपके माध्यम से 2-4 विषय हैं जो मैं इंगित करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है वायलेंस का। वायलेंस जो डॉक्टर्स के ऊपर है, आए दिन कहीं ना कहीं होता है, वो वायलेंस बंद होना चाहिए। सरकार को एक हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित करना चाहिए, और अगर सरकार पेंडेमिक के टाइम में एक ऑर्डिनेंस लाके एक एक्ट बना सकती है अगेंस्ट वायलेंस ऑन डॉक्टर, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं बना सकती। किसी भी देश में डॉक्टर्स पे वायलेंस नहीं होता, और अगर वायलेंस इसी तरह से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर मरीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे और सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर देंगे। वो स्थिति बहुत बुरी होगी। दूसरा, हम लोगों ने आओ गाँव चले प्रोजेक्ट शुरू करा है। हमारे लीडर डॉक्टर केतन देसाई ने इसे लॉन्च करा है। ये 2003 से चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से ये 4-5 साल से रुक गया था। इसके अंतर्गत हमने हर अपनी 1700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे देश में, उनको कहा है एक गांव गोद लें और वहाँ पर रेगुलरली हर महीने प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ पे कार्य करें, और जो भी गांव में सरकारी सुविधाएं हैं उस गांव को उस सरकारी सुविधा से, सरकारी अस्पताल से कनेक्ट कराएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है नेक्स्ट, जो एक एग्जिट टेस्ट प्रपोज करा है एनएमसी ने, वो खतरनाक है। जब तक कि देश में मेडिकल एजुकेशन का स्तर एक सा नहीं होता, तब तक इस तरह का कोई भी टेस्ट बेईमानी है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9 सालों में या 10 सालों में 350 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और एनएमसी अगर उनका इंस्पेक्शन करे तो उनमें से आधों में पूरी फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो किस तरह से गुणवत्ता ऑफ जो एजुकेशन है वो एक सी है। जब एक सी नहीं है तो एक सा एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और जो 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए फीस दे के बच्चा जाएगा, घर बेच के लोन लेके शिक्षा ग्रहण करेगा, 5 साल के बाद आप उसे कह देंगे लाइसेंसिंग एग्जाम भी आपने नेक्स्ट से कर दिया कि तुम इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो वो अराजकता करेगा। और अगले साल से नए मेडिकल कॉलेज में बच्चे नहीं मिलेंगे। जब बच्चे फेल होने शुरू हो जाएंगे तो ये नेशन लॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और चौथा, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो, और 50 बेड से छोटे अस्पतालों को सबको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि जो गांव देहात में छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं वो कम पैसे में इलाज करते रहें। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सारी चीज़ों को मान के अस्पतालों ने सारे मानक पूरे करे तो वो अस्पताल का जो ट्रीटमेंट है 10 गुना बढ़ जाएगा, जो कि गाँव की जनता के साथ अन्याय होगा। 50 बेड से ऊपर लागू कर दें, कोई इशू नहीं है। 50 बेड से कम पे करने से, क्योंकि 50 बेड से बड़े अस्पताल जो हैं उनकी कॉस्ट वैसे भी उन अस्पतालों से ज़्यादा होती है, तो वो इस बात के कैपेबल हैं कि उन सिस्टम को लगा सकें और मरीजों को, क्योंकि उसी रेट में वो इलाज करते हैं। लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं वहाँ पे इलाज महंगा हो जाएगा। रेगुलराइज करिए, रेगुलराइज की इंटेंशन से कीजिए, प्रैक्टिकल रेगुलराइज कीजिए ना। आप मुझे बताइए, जो अस्पतालों में आग लगी है जाके स्टडी कीजिए, वहाँ पे पूरे फायर सिस्टम लगे हुए थे। फायर सिस्टम लगना और कोई हादसा होना, दोनों में कोई वो नहीं है कंपैरिजन। लेकिन फायर सिस्टम के नाम पे उगाही शुरू कर देना और मजबूर करना छोटे नर्सिंग होम को। आप मुझे बताइए, जो बड़ा शहर है जो बस चुका है, उसके अंदर जो अस्पताल आज से 30 साल पहले खुला था, वो कैसे 50 फीट 100 फीट चौड़ी रोड बनाएगा वहाँ पर? वो कैसे वाटर टैंक बनाएगा 1000 लीटर की क्षमता वाला?
वो उसकी छत बैठ जाएगी, नीचे जगह नहीं है। तो जो भी आपके मानक हों वो व्यवहारिक होने चाहिए। आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं ना वहाँ पे आग को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि व्यवहारिक अप्रोच के साथ चलिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो, आप उन्हें एक्सप्लॉइट मत कीजिए। देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जैसे ही कहा गया है कि सोलो प्रैक्टिशनर से लेकर हर एक किसी को कोई भी इमरजेंसी आएगी तो उसे स्टेबलाइज करके भेजना है। उस स्टेबलाइज को डिफाइन नहीं करा गया है, इमरजेंसी को डिफाइन नहीं करा गया है। तो अब एक सोलो प्रैक्टिशनर, कोई आंख का डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई इमरजेंसी गायनी का पेशेंट आ गया गांव के अंदर, वो कैसे मैनेज करेगा उसे? सपोज कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया जिसके पेट में इंजरी हुई है, ब्लड की जरूरत है, गांव में बैठा हुआ डॉक्टर कैसे मैनेज करेगा उसे? तो इस तरह की ये अव्यवहारिक चीज़ें हैं, इसलिए इसमें इनको अलग करना चाहिए। दूसरा, जो इसके मानक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मानक हैं, जैसे मैंने बताया फायर सेफ्टी है, STP है, फायर टैंक है, चौड़ी रोड है, चौड़े 6 फीट चौड़ा जीना है, सेंट्रल AC है, इन सबको लगाने में करोड़ों रुपया लगता है, उनको मेंटेन करने में लाखों रुपया लगता है हर साल। वो छोटे अस्पताल नहीं कर पाएंगे और वो करेंगे तो इलाज महंगा हो जाएगा, ये कारण है। तीसरा, मैन पावर का इसके अंदर इशू है। मैन पावर में वो कहते हैं ट्रेंड पैरामेडिकल, ट्रेंड नर्सिस। पहले गैप एनालिसिस तो कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने हैं आपके यहाँ अवेलेबल इंस्टीट्यूट, तब इस बात को लागू करें। जब आपके यहाँ ह्यूज गैप है डिमांड सप्लाई में पैरामेडिकल का, ट्रेंड पैरामेडिकल का, जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, तो वो पूरे कहाँ से करेंगे? तो अल्टीमेटली उन्हें बंद करना पड़ेगा। बंद करेंगे तो ये जनता का नुकसान है, तब भी है आपकी जान को। सिर्फ इस लॉजिक से काम नहीं चलता ना। आज तक भी तो कोविड में भी तो इसी सिस्टम में जान बचाई। कोविड में आप बचे तो तब आपने पूछा किसी इलाज करने वाले से तेरी डिग्री है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर को आपसे ज़्यादा डर है। डॉक्टर जब मरीज को हैंडल करता है तो जिम्मेदारी से हैंडल करता है, कोई इसलिए हैंडल नहीं करता कि उसे मरीज की जान लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है, स्टाफ की नहीं है। अगर स्टाफ की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, देयर इज ए विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे अंडर में कोई स्टाफ की गलती से कोई उल्टा सीधा होता, आई एम रिस्पॉन्सिबल एज पर लॉ। तो ये कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।